नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवीश चौधरी, स्टेशन मास्टर इंडियन रेलवे, आपका एस डी यादव की इस बुक सॉल्यूशन की यात्रा में स्वागत करता हूं। अभी तक हम 1 से लेकर 50 स्टेशनों को पार कर चुके हैं। आज हम 51 से आगे शुरुआत करेंगे। आप लोग इस यात्रा में मेरे सहभागी हैं, मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। अब देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। तो देखो, 9 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 2 अंकों की होती है 99, 3 अंकों की 999 और 4 अंकों की 9999। और इस संख्या को जब हम 307 से भाग करेंगे तो टेबल चल जाएगा 3 बार। तो 7 तिया 21, 3 तिया 9। यहां रिमाइंडर बचा भाई कितना, यहां बचा 8, यहां बचा 7 और ये 9 उतार लिया। अब कितनी बार चलेगा, 2 बार। तो ये हो गया 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। तो ये बचा 5, ये बचा 7 और ये बचा 1। अब एक बात का हमें ध्यान रखना, अगर ये भाजक का हाफ रिमाइंडर से कम होता है, अगर ये जो रिमाइंडर बचा ना ये इसके हाफ से कम होता है, इसका हाफ कितना हो जाता है भाई, 307 का हाफ हो जाएगा 153.5। अगर ये 153.5 से कम होता, 153.5 से कम होता तो हम इसे ही डायरेक्ट जोड़ देते 9999 में, लेकिन ये इसके हाफ से अधिक है तो इसलिए हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 132। तो आंसर क्या हो गया, 132। और ये है हमारा सी ऑप्शन। आंसर कितना हो गया भाई, 132 और ये हमारा सी ऑप्शन है। अब देखो, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तद अनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो देखो, उसने कहा जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो यानी इसका मतलब है कि n में अगर हम 5 से भाग करें, n को अगर हम 5 से भाग करें, ठीक है, तो 5 एक बार, कम से कम एक बार पाड़ा चला दिया हमने 5, तो ये आ गया 2। तो 5 और 2 7, यानी n की वैल्यू यहाँ 7 है। अब उसने कहा कि n स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया भाई 49। 49 को जब हम 5 से भाग करें, 5 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 5 नम 45। तो यहाँ कितना बचा, 4। और ये 4 ही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, ये है 4। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना, पेपर में इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना। हमें क्या करना कि जो n है, n हमेशा किसके इक्वल रखना, रिमाइंडर के इक्वल रखना। जो रिमाइंडर है उसे n के इक्वल रखना। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट n n को हम रिमाइंडर के इक्वल रखेंगे और जो हम n के साथ करेंगे वही हम रिमाइंडर के साथ करेंगे, यानी n की वैल्यू 2 रख दी हमने। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, देखो अगर हम n रखें यहाँ और इसे 5 से विभाजित करें तो 5 यहाँ अगर पहाड़ा चलाएं 0 बार, भाई ऐसी भी तो संख्या होती है जिसमें पहाड़ा नहीं चलता, तो हम वहां क्या लिखते हैं, ना चलने की 0। और ये हो गया 0 और रिमाइंडर हो गया 2। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब उसने कहा कि n स्क्वायर का मतलब हो गया 4, और 4 से 5 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच गया, 4, क्योंकि अब की बार भी पहाड़ा नहीं चला। तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने का, लेकिन हमारी कैलकुलेशन में और हमारे टाइम में फर्क आ जाएगा। यहाँ ना तो हमें यहाँ ये कैलकुलेशन करनी और ना हमें यहाँ कैलकुलेशन करनी। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी उसने कहा कि रिमाइंडर 2 है, ठीक है, और n स्क्वायर बताओ, तो n स्क्वायर 4 किया, यानी हम इसे कितने से में करेंगे क्वेश्चन को कि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, तो हमने मानना कि ये 2 था। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 को 5 से भाग करेंगे, पहाड़ा नहीं चलता, 4 उत्तर। ठीक है, तो इतने से टाइम में हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया भाई इसका, 4। तो हमें इस तरह करना कि जो भी हम n के साथ करना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट हम रिमाइंडर के साथ कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
उसने कहा किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। यहाँ भी वही बात है कि हमने 36 को किसी n से भाग किया, n को 36 से भाग किया और पहाड़ा 0 बार चला। पहाड़ा कितनी बार चला? 0, यानी वो संख्या क्या थी, जितना शेषफल है उतनी संख्या थी। तो डायरेक्ट 19 को भाग कर दो 12 से, तो 12 एकम 12, रिमाइंडर कितना बचा? 7। तो आंसर हो गया 7। टीचर बता तो दें कि डायरेक्ट कर दो, लेकिन करें क्यों भाई, वो भी तो समझो। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होगा। तो देखो 4 अंकों की बड़ी संख्या अभी देखी थी हमने 9999, और इसे भाग देना भाई किससे? 345 से। 345 से इस संख्या को भाग करना, तो टेबल कितनी बार चलेगा? 2 बार। 45 दूनी 90, 3 दूनी 6, ये बच्चे 9, 0, 309। अब ये 9 ऊपर से उतारेंगे, अब पहाड़ा कितनी बार चलेगा? टेबल कितनी बार चलेगी भाई? देखो अगर 9 बार चलाएं तो यहाँ 9 चौक 36 है, 9 पंजे 45, नहीं 9 बार नहीं चलने का भाई, 8 बार चलेगा। 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, हाथ से लगे 3, 8 तिया 24 और 3 27। तो यहाँ बच्चा भाई 9, 3, 10 में से 7 गए 3। अब वही बात है, कंडीशन वही अप्लाई है कि अगर इसका भाजक का रिमाइंडर हाफ से कम है तो डायरेक्ट रिमाइंडर ऐड करेंगे, लेकिन अगर ये भाजक का रिमाइंडर हाफ से ज्यादा है तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो 345 माइनस के 339 बराबर कितना आया भाई? 6। तो रिमाइंडर की आंसर कितना हो गया भाई इसका? 6। समझिए बात, अगर यहाँ जो रिमाइंडर है ना वो इसका आधे से कम हो, आधे से कम हो, तो हम जोड़ते 9999 में रिमाइंडर, लेकिन अगर वो उसके आधे से ज्यादा हो तो जोड़ेंगे फिर इन दोनों का डिफरेंस। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है और उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर कितना है? देखो भाई, अगर संख्या कांस्टेंट है यानी निश्चित है और उसने ऐसी संख्या से गुण भाग करनी थी 36 से, और उसने उसके अंक पलटकर बनी हुई संख्या से भाग कर दिया, तो उत्तर भी पहले जो था उसका उल्टा आएगा। यानी यहाँ उत्तर 24 था, तो जो नया क्वेश्चन आंसर आएगा वो 42 आएगा, और 42 है बी ऑप्शन। ठीक है, ऐसा कैसे हुआ? देखो 63 की 24 में गुणा करो और भाग, यह भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल 0 है, पूरा पूरा विभाजित है, और उसी संख्या को अगर 36 से भाग दिया जाता तो भागफल कितना था? x। और वो भाई भाज्य बराबर क्या हुआ? भाजक गुणा भागफल, और यहाँ भी भाजक गुणा भागफल, और उसी संख्या की बात करा इसलिए दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। और 9 सत्ते 63 और 9 चौक 36, 4 छिक 24, तो x का मान कितना आ गया? 42। यही बात मैं आपको बता रहा था कि अगर वहां अंक पलट गए तो आंसर के भी अंक पलट जाएंगे, अगर संख्या निश्चित है। ये भी कंडीशन है कि संख्या निश्चित होनी चाहिए। उसने कहा विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा? तो देखो भाई, भाज्य बराबर क्या हुआ? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब अगर हम इसे इस तरह बनाएं, ठीक है, तो ये जो बीच में होता है ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और जो यहां नीचे बचता है वो होता है शेषफल। अब भाज्य बराबर क्या होगा भाई? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और ऐड कर देते हैं हम शेषफल। ये पूछा उसने, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल, और बीच में भाज्य होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है भाई।
अब देखो उसने क्या कहा कि अगर एक विभाजक विभाजक भाजक को ही कहते हैं भाई, भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, यानी अगर ये 1 है तो ये 12 है और ये 1 है तो ये 5 है। अब उसने वैल्यू दी 36 की। अगर ये 36 है, अगर ये 36 है तो ये कितना होगा, इसका 5 गुना 180। अब हम दो बातें कह सकते हैं कि अगर ये इसका 5 गुना है तो इसका ये 1/5 गुना है। 180 का 1/5 निकाल लोगे तो 36, और 36 का 5 गुना निकाल लोगे तो 180। ऐसे ही उसने कहा कि भाजक भागफल का 12 गुना है, यानी इसका 12 गुना ये है, तो इसका 1/5 ये होगा। ये कितना होगा भाई, 15। अब 180 गुना 15 प्लस के फैन बंद करना याद नहीं रहा भाई, लाइनिंग आ रही होगी, 1 मिनट भाई। अब देखो भाई 180 गुना 15 प्लस के 36, तो ये कितने होंगे भाई, 2700। देखो भाई दो चीज याद रखो कि 12 गुना 15 180 होता है, और 18 गुना 15 270 होता है। कैलकुलेशन करने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन देखते ही दिमाग में ये दो बातें आनी चाहिए कि 12 गुना 15 180 और 18 गुना 15 270 और प्लस के 36, तो ये कितना हो गया भाई, 2736। ठीक है, 2736 और ऑप्शन हो गया सी। ऑप्शन कितना हो गया भाई, 2736। अब देखो ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, तो 5 का दो अंकों, 5 नहीं सॉरी भाई, ये ए है, ए का दो अंकों का सबसे बड़ा मान बताओ। तो देखो 228 क्या है, भाज्य। 228 क्या है हमारा, भाज्य, और भाजक कितना है, ए। और यहाँ रिमाइंडर बचा 18, तो यहाँ जो संख्या आएगी वो ऐसी आएगी जो उससे 18 कम हो, यानी 210। अब ए का पढ़ा इतनी बार चला होगा कि 210 हो जाए, तो ऑप्शन सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा मान पूछा ना हमने, तो 70 को देखो 210 से काटता है और यही सबसे बड़ा है, तो आंसर हो गया बी। जबकि आपकी बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ वो कितना दिया हुआ भाई, वो 35 दिया हुआ। 35 गलत है, क्योंकि 70 दो अंकों का भी है और सबसे बड़ा भी है, और 35 का मल्टीपल भी है। उसने कहा n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो अभी पीछे हमने लोगों ने डिस्कस किया कि n क्या होगा, n रिमाइंडर के इक्वल होगा, अभी तो आपको सिद्ध करके दिखाया था। तो उसने कहा कि n एक पूर्ण संख्या है, यानी n की वैल्यू 3 ही है, और उसने 2n का पूछा, तो 2n का मतलब हो गया 6, और 6 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 2। 6 को 4 से भाग करेंगे तो 4 ही कम 4, यहाँ कितना बचेगा, 2, और 2 ऑप्शन है बी। हमें डायरेक्ट वही करना कि जो भी हम n के साथ करेंगे वही हम रिमाइंडर के साथ करेंगे, और रिमाइंडर के साथ करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आना शुरू हो जाएगा। उसने कहा 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। उसने भाई देखो विषम्बिका और संयुक्त विभाजकों की संख्या भी पूछा। ठीक है, तो इसमें से सम, जितनी सम संख्या वो है मल्टीपल है वो निकाल ले। देखो इसमें लास्ट के 3 अंक 8 से कटते हैं, तो 8 का विभाजिता का नियम ही क्या है कि लास्ट में या तो 3 जीरो हो या लास्ट के तीनों अंक 8 से पूरी तरह कटते हो। तो कट गए, तो यहाँ अगर हम 8 बाहर निकाल लें तो ये होगा 8 दूनी 16। ठीक है, 8 या 24 और 8 ही कम 8, तो ये हो गया 231। और 8 तो हमें लेना ही नहीं क्योंकि 8 तो सम है। अब ये बच गए विषम। अब 231 में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा,
कि 2 और 1 यानी जो बीच वाली संख्या है उसके दोनों तरफ की संख्याओं का योग बीच में है, और बीच में होती तो ये हमें क्या दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए 21 गुणा 11, यानी 231 नहीं दिखना चाहिए। जैसे ये है 572, तो ये क्या दिखना चाहिए 52 गुणा 11। अगर हमें मिली 297, तो ये क्या है 27 गुणा 11 है। ठीक है, तो ये मिला 21 गुणा 11, और 21 के फैक्टर क्या हो गए 3 गुणा 7 और गुणा 11। अब उसने पूछा संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी, तो एक होगी 3 गुणा 7, एक होगी 7 गुणा 11, और एक कितनी होगी भाई 11 गुणा 3, और एक होगी 3 गुणा 7 गुणा 11, क्योंकि ये भी तो विषम ही है सारे। तो 1 2 3 4, तो कितने होंगे भाई टुकड़े इसके 4 होंगे। ठीक है, इसके कितने फैक्टर होंगे भाई 4 होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा निम्नलिखित में कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। 25 द्वारा विभाज्य है, तो 25 द्वारा विभाज्य क्या होगा भाई, 25 से कौन सी संख्या कटती है। देखो अगर 5 से देखें हम, तो 5 का डिजिटल रूल क्या कहता है कि 5 के लास्ट में, उस संख्या के लास्ट में 0 और 5 होनी चाहिए जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। अब 25 इसका स्क्वायर हो गया, तो इसका नियम बदल गया, तो यहाँ होगी डबल जीरो। 5 का स्क्वायर हुआ ना भाई, तो यहाँ होगी डबल जीरो, और लास्ट में 25 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो ये 10 लास्ट के दो अंक, देखो 10 5 से तो कट जाएंगे लेकिन 25 से नहीं कटते। ये 55 नहीं कटने का, 40 नहीं कटने का, एक ही संख्या है 75 जो 25 से कट सकती है। तो आंसर हो गया भाई इसका सी। आंसर कितना हो गया इसका सी ऑप्शन। उसने कहा दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है। 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल कितना है। अब उसने क्या पूछा भाई योगफल, योगफल पूछा, और एक संख्या 9 है तो दूसरी संख्या 7 है, तो दोनों जोड़ के 16 आएंगे। एक संख्या 9 है, अगर 9 को 7 से भाग करें तो क्या बचेगा 9/7 ही तो बचेगा, या आप कह सकते हो कि एक से ही 2/7 बचेगा, तो 7 ही कम 7 और 2 9, तो ये कितना हो गया भाई 16। अब जो भी उत्तर होगा वो 16 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन है जो 16 का मल्टीपल है, और ऑप्शन भाई मैंने तो बनाया नहीं, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है जो SD यादव जी ने लिखे। अब उसने देखो, अगर आप कि ये समझ में नहीं आया किस तरह आया, तो देखो अगर एक संख्या 9x है और दूसरी संख्या 7x है, और ये किसके इक्वल दे रखी है भाई उसने, ये दे रखी है उसने 1575 के इक्वल। ठीक है, 9 से काट के कितनी बार चलेगा, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, तो ये आ गया 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई 25। अब एक संख्या 9x और एक संख्या 7x होगी, x कॉमन ले लें तो ये होगा 9 प्लस के 7, और x का मान अगर 5 रखें तो ये होगा 16, 5 गुणा 16। तो मैं यही तो कह रहा कि वो संख्या कुछ भी हो लेकिन 16 का मल्टीपल तो होगी होगी भाई। ये 9x ये 7x जोड़ के 16x तो होंगी, x का मान निकाल लेंगे वो रखेंगे। तो हमें इतना लंबा क्वेश्चन ना करके डायरेक्ट देखना कि 9 और 7 16, 16 का मल्टीपल है होना चाहिए, तो 16 का मल्टीपल ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो 16 का मल्टीपल क्या होगा 80। भाई वो आप लोगों का एबिलिटी चेक करना चाह रहा कि आप लोग कितनी तेज किसी समस्या को फेस कर सकते हो। अब देखो जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई एक चीज देखो, अगर हम 9 की टेबल देखें, मुझे पता आप सब लोगों को 9 की टेबल आती है, लेकिन आप एक बार और देख लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्की 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नम 81 और 9 दशम 90। अगर 9 की किसी भी संख्या में हम गुणा कर रहे, कहीं तक भी चले जाओ आप, अनंत तक चले जाओ, तो उसके अंकों का योग 9 होगा, उसके अंकों का योग 9 होगा। यानी सभी संख्याओं का
योग 9 होगा। अब वो ये कह रहा कि 13 से गुणा करो, 13 में तो कोई 9 है नहीं, तो अगर सभी अंकों का वो 9 करने, सभी अंक 9 करने या सभी अंकों का योग 9 करना, तो इसका मतलब इसके जो भी ऑप्शन होंगे उनके अंकों का योग 9 होना चाहिए। अब 9 चेक करने के लिए जो 9 है उसे तो काट दो, ये हो गया 7 और 2 9, ये हो गया 7 3 10, 10 का मतलब 1। अब ये 9 तो पूरा कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएंगे, 8 3 11, 11 का डिजिटल सम हो गया 2। इस मेथड को डिजिटल सम बोलते हैं और 50% पेपर डिजिटल सम पे ही बनता है। इसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक क्लास लेकर आऊंगा। ये हो गया 8 3 11, 11 का वो हो गया 2, ये हो गया 9, 7 2 9, 5 3 8, ये हो गया 9, 7 2 9, 6 3 9। इसका मतलब अगर आप इस संख्या में 13 की गुणा करोगे तो सभी अंक 9 9 9 के होंगे। सभी अंक कितने के होंगे? 9 9 के होंगे, चाहे आप करके देख लेना। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ऑप्शन था ये। इसके हमने क्या चेक किए? अंकों का योग चेक किया। आप इस तरह नहीं कर सकते तो आप करो 7 6 13, 13 9 22, 2 24 और 3 27। 27 को जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? 2 प्लस के 7 और ये हो जाएगा 9। तो आंसर हो गया भाई डी ऑप्शन। आंसर क्या हो गया भाई इसका? डी ऑप्शन। हमें हल नहीं करना, हमें प्रॉब्लम ढूंढनी इसमें कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम के लिए हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं। अब देखो उसने उसने कहा 567 से विभाजित होने वाली जो 58,701 के निकटतम हो। अब एक बात देखो, यानी वो ये कह रहा कि 58,701 58,701 के निकटतम 567 का कौन सा मल्टीपल आएगा। ठीक है, अब 567 को अगर हम ध्यान से देखें तो 5 6 12 और 7 18, इसके अंकों का योग कितना हो रहा? 9 हो रहा। तो इसका मतलब जब उसके अंकों का योग भी देखो आप, जो इसके अंकों का योग कितना हो रहा? 9। तो आप ऑप्शन का भी अंकों का योग देखो, अंकों का योग देखें तो इसका हो रहा 9 8 8 16, 16 और 6 22 और 5 27, 27 का मतलब 9, 5 5 10, 9 को जीरो मान लो, जहां भी 9 से जोड़ो ही ना, वो तो पूरा पूरा कट ही जाएगा। 5 5 10, 10 6 16 और 8 24, 24 का मतलब हो गया 6, ये नहीं कटता। ये हो गया 8 और 8 16, 16 और 11 27, इसके अंकों का योग भी 9 है। अब दो ऑप्शन होंगे कि जो 9 से पूर्णतः कटेंगे। अब देखो वो 58,701 है, ये उसके नजदीक, अगर इस संख्या को देखें तो इसमें और इसमें 200 का अंतर है और इसमें 700 का अंतर है। तो आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा, क्योंकि इसमें उसने निकटतम पूछा ना, तो निकटतम 200 वाला होगा या 700 वाला होगा? भाई 200 वाला नजदीक होगा। अब उसने कहा दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 है तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग करने पर भागफल 15 है, तो संख्याओं का योग क्या है? देखो मैंने अभी आपको बताया था कि बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 15 आ रहा। तो इसका मतलब अगर छोटी संख्या x है, अगर छोटी संख्या x है अगर छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या 15x होगी, तो टोटल होगा 16x। ठीक है, इसका मतलब वो जो भी संख्या होगी वो 16 का मल्टीपल होगी, और 16 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 16 का मल्टीपल क्या है भाई? सी ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर हो गया 400। आप कह रहे कि तुक्का मार रहा, देखो x गुणा 15x बराबर 93 75, तो 15 से काटेंगे, 15 छिक्की 90, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ? 25। अब आप इसका x का मान रखोगे 25 और 15 गुणा 25 375, अब इन्हें जोड़ोगे तो कितना आएगा? 400। अब इस तरह नहीं करना, यश से अच्छा यहाँ करते 16 गुणा 25। अब याद रखो कि 5 गुणा 2 1 जीरो देता है, 25 गुणा 4 2 जीरो देता है, तो यहाँ 25 गुणा 4 है तो 100, और 100 की 4 में गुणा करेंगे तो 400।
कितना हो गया भाई 400। याद रखो कि 25 के साथ अगर कहीं भी 4 है, जैसे 25 की आपको 32 में गुणा करनी, तो इस 32 को आप लिखो 25 गुणा 4 और गुणा 8, तो 25 चौका 100 गुणा 8 यानी डायरेक्ट हो जाएगा 800। वरना हम करेंगे 25 दूनी 50, 25 दिया 75 और 5 80। तो उससे अच्छा क्या है, हमें इस 32 में भी एक 4 छिपा हुआ दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये देखो दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने को बोला हुआ उसने, डिफरेंस। और अभी तक हमने देखा कि सारे के सारों क्वेश्चनों में 2-3 क्वेश्चन पीछे गए जो हमने ऑप्शन से किए कि एक ही ऑप्शन आता, लेकिन इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आपके दिमाग में ये डाउट तो आना चाहिए कि भाई 2 ऑप्शन हो जाए तब क्या करें। तो देखो इनका डिफरेंस है 4, तो जो भी डिफरेंस होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, तो 70 और 74 ऑप्शन से बाहर हो गए। ठीक है, ये एलिजिबल नहीं है टेस्ट देने के लिए। अब 2 ऑप्शन बच गए, अगर 4 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 15, और ये बड़ी संख्या होगी 9 गुणा 15। ठीक है, और छोटी संख्या होगी 5 गुणा 15। अगर 4 की वैल्यू 64 है, 2 ऑप्शन चेक कर रहे ना हम, तो 1 की वैल्यू होगी 16, तो एक संख्या होगी 9 गुणा 16 गुणा एक संख्या होगी 5 गुणा 16। अब एक चीज देखो, इसका लास्ट अंक देखो, गुणा पूरी नहीं करनी हमें, इसका लास्ट का अंक है 0। आपको कहीं भी इससे 0 आता दिखाई दे रहा? आप इसका इकाई अंक देखो, 9 पंजे 45, पंजो पंजो 25, 25 पंजे 125, यानी लास्ट में 5 आएगा। आप इस बात को याद रखो कि 5 की अगर विषम में गुणा करें, किसी भी विषम संख्या में गुणा करें तो उसका लास्ट का अंक 5 आएगा। अगर उसकी इवन में करें तो यहाँ 0 आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें 5 की गुणा 0 में हो, मतलब एक सम संख्या में हो रही, तो उसका लास्ट का अंक 0 होगा और वो पूरे लास्ट के अंक को क्या कर देगा 0, और 0 ही हमें लाना था। तो आंसर कितना हो गया भाई इसका 64। ठीक है, 60 भी खत्म, तो आंसर कितना हो गया 64। भाई आप कहोगे कि इससे अच्छा तो इस तरह ही कर लेते, लेकिन मैं आप लोगों के अंदर अगर इस तरह करते कि 9x गुणा 5x बराबर 11520, मैं मानता हूं कि आसान है, कैलकुलेशन इतना भी टाइम नहीं ले रही, लेकिन मैं आपको बड़े क्वेश्चनों के लिए तैयार कर रहा। मेरा मकसद है आप लोगों के अंदर ऑप्शन से चेक करने की आदत गिरना, जो हाफ आधे पेज के वो कि वहां से पढ़ना शुरू किया यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हुआ, और ऑप्शन से वो डायरेक्ट 1 सेकंड में होगी, वरना आप कैलकुलेशन में ही उलझे रहोगे। उनसे बचाना मेरा मकसद है। और उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप ही तैयार होगे, आप लोगों के अंदर वो एबिलिटी तैयार करना है मेरा मकसद। यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 होता है। अगर हम मान लें कि छोटी संख्या y है और बड़ी संख्या x है, ठीक है, तो उसने कहा अगर बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दे, यानी x को y से भाग दे, तो भागफल 6, तो यहाँ 6y रहा होगा, और शेषफल भी 6 है, तो सॉरी 3x है, 3x को अगर हम भाग करें तो इस तरह रहा होगा, तो इसे हम सीधी उसमें लिख सकते हैं कि 3x बराबर 6y प्लस के 6, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2y प्लस के 2, यानी बड़ी संख्या हमारी जो है वो 2y प्लस के 2 है। अब छोटी संख्या के बारे में उसने कहा यदि 5 गुणे, छोटी संख्या के 5 गुणे यानी 5y बराबर बड़ी संख्या का x गुणा 2 प्लस के 3, ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो ये होगा 2y प्लस के 2 गुणा 2 प्लस के 3, तो ये होगा 4y प्लस के 2 दूनी 4 और प्लस के 3 7, तो ये होगा 4y प्लस के 7, 4y प्लस के 7, और ये किसके बराबर चल रहे भाई 5y के, तो y बराबर कितना आ गया 7,
तो उसने पूछा, अच्छा उसने बड़ी संख्या पूछा भाई, तो उसने पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के लिए इसमें मान रख देंगे 2 गुणा 7 प्लस के 2, यानी 7 दूनी 14 दूनी 7 दूनी 14, 2 16। तो आंसर कितना आ गया भाई इसका 16। दो अंकों वाली किसी संख्या की पूर्णावर्ती करने से, जैसे 37 37 या 63 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य होगी निम्नलिखित से। देखो उसने कहा 37 37 या 63 63, तो 37 37 का अगर इस तरह संख्या दी हो सॉरी भाई, 37 37 या 63 63 कोई भी संख्या दे रखी हो और उसी संख्या से हम भाग करके देखें, तो 37 ही कम 37 ही कम 37। ठीक है, अब 3 उतारेंगे, क्योंकि हम एक साथ 3 ही उतार सकते हैं, मतलब एक ही संख्या को उतार सकते हैं भाग में, वर्गमूल में 2 को और घनमूल में 3 को। तो 37, अब 37 का पढ़ा नहीं चलता इसलिए हम लगाएंगे 0, तो ऊपर से उतारेंगे 7, 37 ही कम 37, तो पूरा पूरा तो कट गया लेकिन बीच में एक 0 आई। तो देखो इसे हम डायरेक्ट कह सकते हैं 37 37। तो अगर इसे 37 से ही भाग करें तो इसका 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, और इनके बीच में 0 कितनी आएगी, 1 ही आएगी। अगर यहाँ होता 37 37 37, तो इसके नाम का 1, इसके नाम का 1, इसके नाम का 1, और इनके बीच में 0 रख दो। ठीक है, अगर 2 अंकों की संख्या है और 2 अंकों मतलब दो दो के पेयर में है और 2 ही अंकों की संख्या से भाग दे रहे तो 0 आएगी 1 1। अगर 3 अंकों की संख्या है, 3 ही अंकों से भाग दी जा रही, तो 0 की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 2, यानी जितनी संख्या से भाग दे रहे, यानी भाजक जितने अंकों का है उसके बीच में 0 उससे 1 कम आएगी। भाई यहाँ 37 37 के पेयर थे और भाग दे रहे थे हम 37 से, तो इनके बीच में 0 कितनी कितनी आएंगी, इससे 1 अंक कम आएगी। अगर यहाँ जैसे होता 337 337 और इस संख्या को हम 337 से भाग देते, तो इसके नाम का 1, इसके नाम का 1, और अब 0 कितनी आएंगी, इसके जितने अंक हैं उससे 1 कम, यानी 0 आएगी 2, यानी ये कटेगी 1001 से। देखो ये सेम क्वेश्चन तो बताया था मैं पीछे कि किसी संख्या में 256 256 या 67 6000 678 678 आ जाए, तो इसका मतलब है कि 256 को 256 से अगर भाग दिया जाए तो भाजक भी 3 अंकों का है, तो इसका नाम का तो 1 आएगा, इसका 1 आएगा, और भाग दे रहे हम 256 से, तो इसके अंक हैं 3, तो उससे 1 कम 2 0 दे दो इनके बीच में, तो ये आ जाएगा 1001। एक चीज और देखो, एक बात और बता दूं मैं आपको कि अगर कोई संख्या जैसे 6 6 6 एक ही अंक 6 बार आ जाए, यानी जैसे ए ए ए ए ए कितनी बार आ जाए, 6 बार, तो ये संख्या हमेशा कटेगी 7 से 11 से 13 से और 1001 से। ठीक है, किससे कटेगी, 7 से 11 से 13 से 1001 से। अगर ये दो अंक 3 बार आ जाए, दो दो की पेयर 3 बार आ जाए, तब भी यही नियम लगेगा। अगर ए बी सी यानी 2 बार आ जाए यानी वो ये कहना चाहता है कि एक वाले तो 6 बार, दो दो की पेयर वाले 3 बार, और तीन तीन की पेयर वाले 2 बार आ जाए, या 6 के मल्टीपल में हो, यानी 6 हो फिर 12 हो फिर कितने हो 18 24 हो, तो वो संख्याएं 7 11 13 और 1001 से पूरी पूरी विभाजित होगी। और एक बात और, बस एक चीज और नोट करके लिख लो कि यदि कोई संख्या लगातार 16 बार है या 16 के मल्टीपल में है, 32 64 128 इस तरह है। अभी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा है कल परसों में कि अगर कोई अंक लगातार 64 बार है तो वो 17 से
विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना देगा। अगर कोई संख्या लगातार 16 बार है या 16 के मल्टीपल में है, तो उस संख्या को अगर 17 से भाग करें तो वो पूरी पूरी विभाजित होगी, यानी रिमाइंडर कितना देगी, 0 देगी। बस इस बात को नोट करके लिख लो कि यदि कोई संख्या लगातार 16 बार हो, 32 बार हो, 64 बार हो, यानी 16 के मल्टीपल में हो, तो उसे अगर उस संख्या को 17 से भाग दे, अंक कुछ भी हो, एक एक को 64 बार लिख दो आप, और 17 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर 0 देगा, यानी वो संख्या पूरी पूरी 17 से कटेगी। उसने कहा भाई कि एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल, भाई यहाँ 60-75 है, 60-75 है, तो छोटी संख्या क्या है, ये है 60-75, यानी यहाँ 6 है, तो छोटी संख्या क्या है। देखो दो तरीके हैं कि ये 15 है, इसका 3 गुना है 45, इसकी गुणा करके देख लो, 35 की डायरेक्ट 135 और ये 75, या यहीं आप लिखो छोटी संख्या x, बड़ी संख्या 3x, ये 60-75, इससे ये कट गया 20-25, और 20-25 का अंडर रूट कितना होगा, ऐसी संख्या का अंडर रूट जिसके लास्ट में 25 हो, तो हम जरूर चेक करते हैं कि 25 का तो हम लिखते हैं 5, और यहाँ ऐसा गुणनफल हो, दो संख्याओं का ऐसा गुणनफल हो जिनका गुणनफल तो ये संख्या हो, लेकिन उन संख्याओं का अंतर 1 हो, जैसे 20 के 2 फैक्टर, ऐसे जिनके गुणा करके तो 20 आए और अंतर 1 का हो, उनमें छोटी संख्या लेंगे हम दहाई के अंक के लिए। जैसे 30-25 है, 30-25 है, तो इकाई का अंक तो यहां से आ गया 5। अब दहाई के अंक के लिए इसके टुकड़े करेंगे, इसके ऐसे फैक्टर लेंगे जिनका अंतर 1 हो, तो उनमें छोटी संख्या, तो यहाँ आ गई 5। तो 30-25 का वो कितना आ गया भाई 55, और 20-25 का 45, तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई हमारा, ऑप्शन हो गया भाई हमारा 45, यानी सी ऑप्शन। किसी संख्या को 3 से भाग करने पर 1 आता है, जब इस भागफल को 2 से भाग किया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये देखो भाई, ये कर्मिक भागफल भाग किया होगा। कर्मिक भाग किसे कहते हैं, जैसे अगर हम 3 को 19 से भाग करें तो 3 छंक 18, यहाँ रिमाइंडर बचा 1। अब 6 को हम 4 से भाग करें तो 4 एकम 4, यहाँ बचा 2। तो यानी अगर किसी संख्या को 3 और 4 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1 और 2। अगर उसी संख्या को 5 से भाग किया जाए तो यानी 19 को 5 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 या 15, रिमाइंडर बचेगा 4। इस तरह का क्वेश्चन पूछा उसने। सेम यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन टाइप वही है, उसी टाइप का मैंने आपको इधर एग्जाम्पल समझाया। तो देखो हम इस क्वेश्चन को किस तरह करते हैं। उसने कहा कि किसी संख्या को 3 से भाग करने पर शेषफल 1 आता है, यानी यहाँ लिखते हैं हम भाजक, यहाँ लिखते हैं हम रिमाइंडर, यहाँ भाजक, यहाँ रिमाइंडर। 3 से भाग करने पर शेषफल 1 आता है और इसी भागफल को 2 से भाग किया जाता है तो शेषफल 1 आता है। अब दो तरीके हैं कि हम इसमें एक बार टेबल चलाएं, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 तिया 9 और 1 10, तो वो संख्या होगी 10। अब 10 को अगर 6 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आता है भाई, रिमाइंडर आएगा 4। रिमाइंडर कितना आएगा भाई 4। लेकिन अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही इसी वीडियो में बताया कि हम जहां भी 2 बार भाग करनी होगी तो एक बार हम 0 से भाग करके देखेंगे। ठीक है, 0 से भाग करते ही क्या फायदा हो जाएगा हमें कि यहाँ डायरेक्ट इसका मान यहाँ आ जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4, तो यहाँ 10 की यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और उससे फायदा ये होगा कि एक गुणा तो हमें यहाँ नहीं करनी पड़ी, हम इसे इस तरह लिखते ना फिर कि 3 2 से भाग करने पर 1 1 है, तो हम नीचे वाले को भाग ही नहीं करते, हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं
यहाँ 1, तो 3 ही कम 3 और 1 4, तो वो संख्या होगी 4। 4 को 6 से भाग करेंगे तो पढ़ा ही नहीं चलता, तो डायरेक्ट रिमाइंडर कितना हो गया 4, यानी आंसर मार देते हैं हम 4। किसी भी तरीके से कर लियो आप, यहाँ कितनी भी संख्या रख लियो, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ने का, बल्कि जितनी बड़ी आप संख्या लोगे उससे कैलकुलेशन आपकी बढ़ती चली जाएगी, और हमें वहां पे कैलकुलेशन ही कम करनी। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखते हैं, हम इस तरह लिखते कि 3 ही, ये 2 है, ये 1 1, तो डायरेक्ट इस 1 को यहाँ रख लो, 3 ही कम 3 और 1 4, 4 में 6 का पहाड़ा नहीं चलता, तो उत्तर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं, 1 और 4 आते हैं। जब इसे 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे क्रमिक रूप से ही, तो यह 4, यह 5, और शेषफल आते हैं 1 और 4। तो मैंने आपको कहा कि इस 5 को भूल जाओ, 4 यहाँ लिख लो, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, अब 17 को अगर पहले 5 से भाग दिए तो 5 तिया 15, तो रिमाइंडर कितना होगा 2, और 4 में 3 का पहाड़ा नहीं चलता, 3 में 4 का पहाड़ा नहीं चलता। ठीक है, 4 से हम 3 को भाग नहीं दे सकते, तो एक रिमाइंडर 2 हो गया और दूसरा रिमाइंडर 3 हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 ले लेते तो ये होता 5 एकम 5 और 4 19, 19 चौक 76 और 1 77। अब 77 में 5 का पहाड़ा चलाते हैं हम, 15 पंजे 75, तो रिमाइंडर बचा 2। अब 15 में 4 का पहाड़ा चलाते हैं, 4 तिया 12, तो रिमाइंडर कितना बचा 3। तो देखो यहाँ भी 2 3 ही उत्तर है, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई, यानी हमने एक्स्ट्रा कुछ सेकंड वेस्ट कर दिए, और एक्स्ट्रा वेस्ट करने को पेपर में टाइम ही नहीं होता। तो हमें क्या करना था कि ये था 4 और 5, ये था 1, और इसे 4 को यहाँ ना लिख के डायरेक्ट यहीं लिख दो, 4 चौक 16 और 1 17, 17 से 5 से भाग दिया तो 5 तिया 15, यहाँ रिमाइंडर बच गए 2। अब जो ये भागफल आया, इसमें 4, इस संख्या से भाग करनी 4 से, तो भाग अगर भाग चलती हो, अगर हम भाग दे सकते हो तो जो रिमाइंडर होगा वो उत्तर, अगर भाग ही नहीं दे सकते तो डायरेक्ट यही उत्तर। तो रिमाइंडर कितना हो गया 2 और 3, और ये है सी ऑप्शन में। किस में है भाई, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक संख्या को 2 3 तथा 7 से भाग करने पर क्रम से 1 1 तथा 6 शेष बचते हैं, तो इसे भी लिखो भाई इस तरह, ये हो गया 2 3 और 7, ये हो गया 1 1, और मैंने आपको बताया कि 7 को भूल जाओ, ये 6 में लिखो, 6 तिया 18 और 1 19, ये हो गया 19 दूनी 38 और 1 39। ठीक है, और 39 में 42 का पहाड़ा नहीं चलता, तो डायरेक्ट उत्तर हो गया 39। डायरेक्ट उत्तर क्या हो गया भाई मेरे 39। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। तो मैंने अभी आपको कई बार बता लिया कि वो संख्या ही डायरेक्ट 29 है, और 29 को 8 से भाग करेंगे तो 8 तिया 24, शेष बचा 5, तो आंसर कितना हो गया भाई, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4 7, किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रम से 2 1 आते हैं, तो उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, तो ये है 4, ये है 7, ये 2, ये 1। तो मैंने आपको बताया कि एक इधर शिफ्ट कर लो, तो ये हो गया 4 कम 4 और 2 6। अगर 6 से 28, 6 को 28 से भाग दे तो पहाड़ा नहीं चलता, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया भाई, बी। उसने कहा यदि किसी कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह अनिवार्य रूप से किस प्रकार होगी, तो वो 11 गुना 13 होगी भाई। तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी 11 गुना 13। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। क्लास थोड़ी लंबी होगी, नेक्स्ट के क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं रिमाइंडर क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।